हेलो बॉयज़। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में द्विघात समीकरण को गठन करके उसका समाधान करना है। इससे पहले दो चैप्टर में आप लोग गठन करना फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे, द्विघात समीकरण क्या है, गठन कैसे किया जाता है। सेकेंड चैप्टर में आप लोग द्विघात समीकरण का समाधान सीखे हैं। थर्ड चैप्टर में आकर के आप लोग द्विघात समीकरण को गठन भी करेंगे और यहाँ इसका समाधान भी करेंगे, और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो कुछ सवाल को यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ सवाल बनाकर हम आप लोगों को भेजेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दो संख्याओं को ज्ञात करें। तो दो यहाँ पर गठन करने के लिए आप लोगों को हमेशा किसी एक राशि को x मानना होगा, और दूसरी जो राशि होगी, दूसरी तीसरी जितने भी राशि होगा उससे संबंधित उन उस x के साथ उसका कुछ न कुछ संबंध होगा, यानी 10 अधिक होगा या 10 कम होगा या 2 गुना होगा, कुछ न कुछ एक संपर्क होगा जिसके द्वारा दूसरा संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। और एक संबंध और दिया रहेगा जिसके द्वारा हम लोग समीकरण का गठन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप गौर करके कि दो संख्याओं का अंतर 3 है। अगर एक संख्या को माना, यहाँ कंप्लीट भाषा हम नहीं लिख रहे हैं, कंप्लीट भाषा जो सॉल्व करके भेजा गया उसमें है, तो यहाँ पर जस्ट समझाने की कोशिश करते हैं। माना एक संख्या है, एक अखंड संख्या, धनात्मक अखंड संख्या है x, तो चूंकि एक संख्या x है तो दूसरा कितना होगा, उससे 3, दोनों का अंतर कितना होगा, 3 का अंतर होगा। तो कोई बच्चा यहाँ पर x+3 भी ले सकता है या कोई यहाँ पर x-3 भी ले सकता है, दोनों करेक्ट है। तो एक संख्या x है, दूसरा x+3 है, तो उनके वर्गों का प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये तो दोनों हो गया संख्या। प्रश्नानुसार कह रहा है इन दोनों संख्याओं का वर्ग, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, इसका वर्ग करने पर ये 117 होगा। यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व भी करना है। तो पहला संख्या x है, दूसरा x+3। आप जानते हो x का स्क्वायर है, x स्क्वायर होता है। मैक्सिमम सवाल का सॉल्व आप लोग करिएगा, वीडियो में हर सवाल को सॉल्व करना संभव नहीं है, तो हम केवल गठन करना समझाते हैं। और इसका सॉल्व जो कॉपी हम भेजेंगे आपको, इसको सॉल्व करके भेजेंगे, उसमें इसका समाधान देख लीजिएगा। सभी के समाधान करने का तरीका एक ही है। पहला सवाल है, इसको कर दे रहे हैं। ये a+b का होल स्क्वायर का सूत्र होगा, तो a² + 2ab, 2 × a × b, a की जगह x है और b की जगह 3 है, प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर, x² 2x², और यहाँ पर गुना करने पर आएगा 6x, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 117 को भी लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो ये हो गया 2x² प्लस 6x, और 9 और 17 को माइनस करेंगे तो आएगा 108। आप इस स्थिति में भी ले सकते हो, या 2 कॉमन लेकर के इसको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड 0 है, 2 से भाग दे देंगे तो कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा x² प्लस 3x माइनस 54, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हट जाता है। x² प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, 54 का 2 गुणनखंड खोजना है जिसको माइनस करके 3 आ जाए। तो हम लोग पा रहे हैं 9 और 6, ये आसानी से आप पा जाएंगे। तो 3 की जगह लिख रहे हैं 9 - 6, इंटू कर रहे हैं 9x - 6x - 54 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर के जो नियम है, 2 करके कॉमन ले रहे हैं। x कॉमन है, x+9, यहाँ -6 कॉमन है, चूंकि माइनस कॉमन लेने से x+9 होगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस कॉमन लेने से। x+9 दोनों जगह है तो लिखेंगे x+9, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -6। अब द्विघात समीकरण का समाधान आप जानते हो, दोनों ब्रैकेट में से बारी बारी से 0 होगा। यदि x+9 अगर 0 हुआ तो x = -9 होगा, और
या अथवा या जो भी लिखेंगे, x माइनस 6 वाला ब्रैकेट अगर 0 हुआ तो यहाँ से x इक्वल टू निकलेगा 6। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं आप लोग, x एक लिखे नहीं है, एक धनात्मक संख्या दिया गया है, इसीलिए x का मान, चूंकि x धनात्मक है इसीलिए -9 तो होगा नहीं, तो x का मान कितना लेना होगा 6। तो एक संख्या 6 हो गया, तो दूसरा संख्या, एक संख्या कितना हो गया, पहला संख्या हो गया 6, तो दूसरा संख्या क्या बोला गया है, उससे 3 अधिक हो x प्लस, अब माने हैं x प्लस 3, तो 6 में 3 जोड़ देंगे यानी 9, तो पहला संख्या 6, दूसरा संख्या 9। एक बार और समझाते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो एक संख्या का x माना गया, एक संख्या का x प्लस 3 माना गया। प्रश्नानुसार दिया गया क्वेश्चन में कि उनके वर्गों का योग 117 है, तो पहला संख्या x है उसका वर्ग प्लस x प्लस 3 दूसरा संख्या उसका वर्ग, इनको जोड़ने पर 117 आएगा। और इसको सॉल्व किया गया है, x प्लस 3 का a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने पर, मिडिल टर्म करने पर x के 2 मान आए, एक आया -9, एक आया +6। चूंकि ये संख्या धनात्मक की चर्चा है तो इसीलिए प्लस वाला लिया गया, माइनस वाला नहीं लेना होगा। तो एक x है उससे 3 अधिक दूसरा वाला है, क्योंकि दोनों का अंतर 3 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी की अपेक्षा 18 अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 360 वर्ग मीटर हो तो उसकी ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें दो चीज आता है, आधार और ऊंचाई, इन दोनों में एक संपर्क है, एक को मानते हैं दूसरा निकल जाएगा। कहा गया फर्स्ट लाइन में कि आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है। तो अगर ऊंचाई को हम लोग x मान लें, इकाई है मीटर, ये माना, अगर ऊंचाई को x मान लिया जाए तो आधार कितना होगा, बोला गया है आधार हो जाएगा उस त्रिभुज की ऊंचाई की दोगुनी। ऊंचाई की दोगुनी क्या होगी 2x, उससे 18 अधिक, अधिक मीन्स प्लस, ये होगा आधार। अब क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल के सूत्र में ये पुट कर देंगे, समीकरण बनेगा, सॉल्व करना है। प्रत्येक सवाल में आप देखोगे माइनस कुछ भी नहीं होगा, कोई संख्या होगा धनात्मक दिया गया होगा, किसी की दूरी होगी बीच की वो भी प्लस में होगा, वेग होगा वो भी प्लस में होगा, किसी का क्षेत्रफल, परिसीमा, कुछ भी चीज, समय, ये सारे प्लस में आएंगे। तो माइनस वाला प्रत्येक सवाल में आप डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, और x के जो 2 मान आएंगे प्लस वाला लिया करेंगे आप लोग। तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वर्ग इकाई, ये इसका सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना, तो 1/2 गुना आधार कितना x, क्योंकि यहाँ पर x नहीं दे रहे हैं, डॉट दे रहे हैं, सॉरी, आधार है 2x प्लस 18 इंटू x ऊंचाई, और ये प्रश्नानुसार ये दिया गया है 360। बस यही आपका द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्व हम नहीं सिखा रहे हैं, जस्ट समीकरण सिखा रहे हैं, आप 1/2 से गुना कर लीजिएगा और इस सवाल को कंप्लीट बना करके आप लोगों को भेजेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही छोटा सवाल है, ये आप लोग घर में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर, नंबर 4, दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। तब मान लेते हैं ए से लेकर बी तक इसकी दूरी है 200 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक मोटर गाड़ी से जाने में जितना समय लगता है जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम समय लगता। तो मोटर गाड़ी की अपेक्षा अगर जीप का वेग 5 किलोमीटर अधिक हो तो मोटर गाड़ी का वेग कितना होगा। तो दोनों का वेग का अंतर है, दोनों, एक का वेग 5 किलोमीटर अधिक है, यानी मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। तो मान लेते हैं मोटर गाड़ी का वेग, माना मोटर गाड़ी का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए जीप का वेग कितना होगा, दिया गया है बुक में, जीप का वेग होगा उससे 5 किलोमीटर अधिक, यानी x + 5, एक ही इकाई होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब 200 किलोमीटर दोनों को जाना है, तो समय कितना लगेगा, 200 किलोमीटर मोटर गाड़ी को जाने में लगेगा 200/x,
क्योंकि समय का आप लोग जानते हैं सूत्र होता है दूरी बटा वेग। इतना घंटा लगेगा जीप को, सॉरी मोटर गाड़ी को, और जीप को कितना लगेगा, वो भी लगेगा 200x+5, इतना घंटा लगेगा। ओके, दूरी बटा समय, दोनों के समय में एक संपर्क दिया गया है इसमें, उसी के द्वारा हम लोग गठन करेंगे। क्या कहा गया है, जीप गाड़ी से जाने में, मोटर गाड़ी से जाने में जितना समय लगता है, जाहिर सी बात है जीप का स्पीड अधिक है तो इससे 2 घंटा कम लगेगा, मोटर गाड़ी का वेग कम है इससे 2 घंटा अधिक लगेगा। तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, कौन छोटा है, जिसका वेग अधिक होगा उसका समय कम लगेगा। तो जीप का वेग अधिक है, समय कम लगेगा, ये छोटा है इसीलिए इसमें 2 जोड़ देंगे। ये अवश्य समीकरण है। या फिर इस तरह के सवाल में, जब ये इतना बड़ा है छोटा है, इस तरह के सवाल आएंगे, मैक्सिमम सवाल में होगा, तो आप हमेशा ये करोगे, बड़े और छोटे को पहचानोगे, दोनों को माइनस करके जितना अंतर है उसके बराबर कर देंगे। यानी ये बड़ा है, 200/x+5 बड़ा है, तो आप ये भी लिख सकते थे 200/x+5 माइनस 200/x = 2। ये भी लिखा जा सकता है। बड़े में से छोटे को घटाने से जो अंतर होगा वो 2 के बराबर होगा, या नहीं तो बड़ा छोटे में 2 जोड़ने पर बराबर होगा, या बड़े में से 2 घटा लेते तो छोटे के बराबर होता, बड़े के बराबर होता। चूंकि ये बड़ा है तो इसलिए जोड़ेंगे नहीं इसमें, सॉरी, इससे माइनस किया जाएगा। 200/x+5 का समय कम आएगा, नहीं, वेग अधिक होने समय कम, ये कम है, समय इसका कम है मान, तो ये कम है तो जोड़ा जाएगा, सॉरी। और ये 200/x जो है वो समय अधिक है, क्योंकि वेग कम था, समय अधिक है, तो अधिक है तो अगर 2 को इस तरफ रखना होता तो इससे घटा सकते थे आप, तो छोटे के बराबर होता। तीनों में से कोई एक कंडीशन कर सकते हैं, या बड़े में से छोटे को घटाने पर 2 के बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, x का मान ही आंसर होगा। नेक्स्ट, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, चूंकि ये भी क्षेत्रफल से रिलेटेड है तो इसको घर में आप ट्राई करेंगे। नंबर 6 पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है, संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से वियोगफल 15 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। ये बहुत ही ईजी है। इकाई को मान लेंगे x, तो दहाई कितना हो जाएगा, बोला गया है, दहाई हो जाएगा, इकाई का अंक अगर x हो तो दहाई हो जाएगा 3 कम, यानी x-3। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, इकाई दहाई जानने से हम जानते हैं, नियम होता है 10 × दहाई प्लस इकाई। यही 2 संख्या लिखने का तरीका है, बहुत पहले से आप लोग को बताते आ रहे हैं। तो इसको इंटू करने से आ जाएगा 10x-30 प्लस x = 11x-30। ये 2 अंकों की संख्या निकला, 11x-30 जोड़ घटाव करके। अब देखिए एक शर्त दिया गया है, क्या दिया गया है, संख्या से, संख्या कौन निकला है, 11x-30। इस संख्या से उसके गुणनफल, उसके बने अंकों का गुणनफल घटाने से, अंकों का गुणनफल क्या है, x × x-3, ये इकाई है, ये दहाई है। संख्या से, ये संख्या है, संख्या से अंकों का गुणनफल घटाने से जो वियोगफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, वो 15 होगा, घटाने से 15 आएगा। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना है और x का मान जो निकलेगा वही आंसर होगा, माइनस वाला नहीं लेना है, क्योंकि इकाई दहाई का मान हमेशा प्लस में होगा, तो x ही आंसर होगा। x का मान सॉल्व करके निकालिएगा, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट नंबर 7, हमारे स्कूल के हौज में 2 नल लगे, टैंकी है पानी का, उसमें 2 नल लगा है, दोनों नल द्वारा हौज को भरा जाता है। कितने मिनट में दोनों नल अगर चला दिया जाए तो हौज भर जाएगा 11.1/9 मिनट में। दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लगता है। ओके, प्रत्येक नल हौज को कितने समय में अलग अलग भर देंगे, ठीक। तो हम मान लेते हैं पहला नल नंबर 1 ये भर देगा x मिनट में, ठीक। नल नंबर 1 को अगर चालू किया जाए, खोला जाए, तो ये x मिनट में अकेले भर देगा टंकी को। और नल नंबर 2 मान लेते हैं, कितना बोला गया है, दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लगेगा, यानी ये भर देगा x-5 सेकेंड, मिनट में ही, सॉरी, ये x-5 मिनट में ही भर देगा। अब दोनों नल को साथ चला दिया जाए तो 11.1/9 दिया गया, इससे हम लोग समीकरण गठन करेंगे। अब देखिए, तो ये x मिनट में पूरा भर देगा, तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना,
1 मिनट में पहला नल भरेगा 1/x भाग, 1 मिनट में दूसरा नल कितना भरेगा, ये 1/x-5। तो 1 मिनट में नल नंबर 1 नल नंबर 2 दोनों अगर चला दिया जाए तो 1 मिनट में कितना भाग भरा जाएगा, दोनों को जोड़ देना है, 1/x + 1/x-5। ओके, ये क्या निकला, 1/x + 1/x-5। ये क्या चीज है, ये दोनों नल द्वारा 1 मिनट में हौज का भरा गया भाग। ओके, अब देखते हैं। अब बोला गया है कि 11.1/9 यानी इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 100/9 मिनट में दोनों नल को इतना मिनट तक अगर खोल दिया जाए तो पूरा टैंकी भर जाएगा। तो बताइए, तो इतना मिनट में पूरा हौज भर जाएगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा टैंकी का भाग, 1/, अभी हम बताए हैं x मिनट में भर जाए तो 1/x हो जाएगा, x-5 मिनट में भर जाए तो 1/x-5 होगा, तो 100/9 मिनट में भर जाएगा तो 1 हो जाएगा 100/9, यानी उलट जाएगा तो 9/100 मिनट। इतना भाग टंकी का भरेगा 1 मिनट में। ये दोनों नल खोल देने से 1 मिनट में टंकी का भाग भरेगा 9/100। और ये भी हम निकाले थे 1 मिनट में दोनों द्वारा टंकी का भरा गया भाग, ये दोनों आपस में बराबर है। 1/x + 1/x-5 = 9/100। ये अभी द्विघात समीकरण है, द्विघात नहीं दिख रहा है, एलसीएम लेने से द्विघात नजर आएगा। सॉल्व करने से x का मान ही इसका आंसर होगा। x का मान ही आंसर नहीं होगा अकेला, x निकालेंगे तो पहले नल द्वारा और उसमें 5 घटा लेंगे तो दूसरे नल का समय होगा, दोनों का समय निकालना है। जनरली बच्चे गलत करते हैं, ये जोड़ देते हैं और ये डायरेक्ट 11.1/9 के बराबर कर देते हैं। यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ सावधान रहिएगा, क्योंकि ये जो अब निकाले हो 1 मिनट में हौज का भरा गया भाग है, काम है ये, और ये जो 11.1/9 है ये समय है। काम और समय कभी भी बराबर नहीं होगा, इस समय को भी काम में बदलना होगा। कैसे बदलेगा, उलट करके। इतना मिनट में एक काम, तो 1 मिनट में कितना काम, 9/100। अब बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मान आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जैसे हौज वाला सवाल किए हम बिल्कुल उसी तरह से है, एग्जैक्ट है, वो घर में ट्राई करेंगे आप लोग। और क्वेश्चन 9 को यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम करने से 30 रुपये में 3 अधिक कलम खरीदी जा सकती है। पहले जितना दाम था कुछ कलम आता था उसमें, तो अब क्या हुआ, 1 दर्जन अगर कलम खरीदेंगे तो 6 रुपया कम में मिल जाएगा, कम हो गया दाम, 1 दर्जन में 6 रुपया कम हुआ। ऐसा करने में 30 रुपया में पहले जितना कलम मिलता था अब उससे 3 अधिक कलम मिलेगा, क्योंकि दाम कम हो गया है। तो बताना है आपको कि पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। तो मान लेते हैं कि अभी और ये है पहले, ये दोनों देख लेते हैं। अभी मान लेते हैं कि 1 कलम का मूल्य है x रुपया, 1 कलम का मूल्य है x रुपया। तो बताइए, तो अगर दुकान आप जाओगे और कहोगे, एक दुकानदार अगर कहे 1 कलम का दाम है 5 रुपया, तो आप 30 रुपया दुकानदार को दोगे तो आपको कितना कलम देगा, 6 कलम देगा। कैसे, वह आप कभी भी किसी भी रुपये को कोई सामान खरीदोगे तो 1 का दाम से भाग दे देंगे उस रुपये में तो संख्या निकल जाता है। जैसे 30 रुपये में हम लोगों को कलम खरीदना है, 30 रुपये का 1 कलम का दाम अगर x रुपया है तो कुल कितने कलम आएंगे 30 रुपया में, 30/x। यही संख्या है कितने, 30 रुपया में कलमों की संख्या है। पहले मिलता था ये अभी मिल रहा है। नहीं, ये पहले का है, ये सॉरी, पहले इतना मिलता था। पहले मान लिए कि कलम का मूल्य, पहले 1 कलम का मूल्य x रुपया था, तो 30 रुपये में 30/x कलम मिलता था। अभी क्या हुआ, 6 कलम का दाम, नहीं 12 कलम का दाम, सॉरी 12 कलम का, 1 दर्जन कहा गया, तो 12 कलम का दाम 6 रुपया कम हुआ। तो बताइए, तो 1 कलम का दाम कितना रुपया कम हुआ, 12 कलम का दाम 6 रुपया कम हुआ।
तो एक कलम का दाम 6/12, वैसे 50 पैसा होता है, 1/2 रुपया लिखोगे काटने पर, तो 1 रुपया 2 और 50 पैसा, 1/2 रुपया और 50 पैसा, एक ही बात है, आप रुपया में ही रखो। तो एक कलम का दाम कितना कम हुआ, 1/2। पहले एक कलम का दाम कितना था, x, अब एक कलम का दाम कितना हो गया, x में से 1/2 यानी 50 पैसा घटा लेंगे। ये क्या है, ये है एक कलम का दाम अभी कम होने के बाद। अब कितने लेकर जाएंगे, अब भी 30 रुपया लेकर जाएंगे, तो अब कितने कलम मिलेगा, अब 30/x माइनस 1/2 इतने कलम मिलेंगे। दोनों में क्या संपर्क है, जो अभी कलम मिल रहा है चूंकि दाम कम हो गया, 3 कलम अधिक मिल रहा है, तो ये 3 अधिक है इससे, तो इक्वल कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ समीकरण गठन कर रहे हैं, प्रश्नानुसार ये 30/x माइनस 1/2 जो है ये 30/x माइनस से 3 अधिक है, 3 कलम ज्यादा मिल रहा है अभी, तो 3 इसमें जोड़ देंगे पहले में, दोनों का, या दोनों का अंतर 3 है, अभी सिखाए थे कि बड़े में से छोटे घटाएंगे 3 के बराबर कर देंगे, ये भी एक समीकरण है, और कम वाले में 3 जोड़ दिए वो भी एक समीकरण है, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे सब सही है, और इसको सॉल्व करेंगे आप, x का मान निकालेंगे, वह आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x आप माने क्या हो, आप माने हो एक कलम का दाम x रुपया है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 दर्जन कलम का दाम कितना होगा, तो जितना आएगा x का मान उसमें 12 से इंटू कर देंगे, एक कलम का दाम निकलेगा x का मान, उसमें 1 दर्जन निकालने के लिए 12 से इंटू करना होगा, 12 से इंटू करोगे जितना रुपया आएगा वही आंसर होगा, और वो आंसर होगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन से, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन से हुआ, अब इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए MCQ दिया गया है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये घर में करोगे, कुछ दिक्कत होगा तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 का A का 1 नंबर, ये द्विघात समीकरण का मूलों की संख्या आप जानते हो 2 होता है, फिर में 2 नंबर में दिया द्विघात समीकरण होने से किसका मान 0 नहीं होगा जानते हो, उच्चतम चर संख्या क्या है, कौन द्विघात संख्या होने, द्विघात होने से द्विघात है कि एक रैखिक माने एक घात के त्रिघात, ये चेक कर लीजिएगा, मूल कितने देख लीजिएगा, ये सब कर लेंगे आप, ट्रू फॉल्स देख लेंगे, किसी भी द्विघात समीकरण, जैसे B का 1 नंबर देख रहे हैं, ये द्विघात समीकरण है ऐसा कहा गया है, यस और नो, ये देखोगे द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से सारे कट जाएंगे, और यानी गलत है ये। 2 नंबर में x² = 25 समीकरण का एकमात्र मूल 2 है, चूंकि ये द्विघात समीकरण है, B का 2 नंबर की बात कर रहे हैं, चूंकि ये द्विघात समीकरण है, तो क्या द्विघात समीकरण के एक ही मूल होते हैं, नहीं 2 होते हैं, तो ये एकमात्र मूल 5 जो है, ये बात भी गलत है। और C नंबर में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें दिया गया है एक समीकरण दिया गया, C का 1 देखिए, आप लोग बुक देखोगे तो समझ में आएगा वीडियो, ax² + bx + c = 0 में a 0 हो जाए तो ये कितने घात का रहेगा, तो a का मान अगर 0 हो जाए तो x² गायब हो जाएगा, तो ये एक घात समीकरण होगा, ये या रैखिक समीकरण भी लिखा रहेगा, रैखिक समीकरण एक घात समीकरण सेम चीज़ है। यदि द्विघात समीकरण में दोनों मूल 1 हो जाए तो समीकरण क्या होगा, तो जब हम द्विघात समीकरण में 2 नंबर, जब 2 मूल 0 हो जाते हैं, सॉरी 1 हो जाता है, 1 और 1 है, तो समीकरण हो जाएगा x - 1 = 0, इसको गुना करके लाएंगे, ठीक। मान लो यहाँ पर 3 4 होगा, तो 3 4 यहाँ पर दे करके 0 करेंगे, क्योंकि x 1 आया कैसे है, ये 1 क्यों आया है, क्योंकि x = 1 आया, इसका अर्थ है x - 1 = 0, एक ब्रैकेट ये था, फिर दोनों सेम है, इस तरह से आप x का मान निकालोगे, और इसके कितने क्या मूल हैं C के 3 के, ये आप देख लेंगे। नंबर 11 देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले ये क्वेश्चंस हैं। 11 का 1, x² + ax + 3 = 0 समीकरण के एक मूल 1 है, तो a का मान कितना होगा इस समीकरण में, तो x के जगह 1 पुट कर देंगे, a का मान निकाल लेंगे, बिल्कुल वही चीज़ नंबर 2 में है, b का मान निकाल लेंगे 2 पुट करने से, 3 में भी वही है, 3 में आपका वही नहीं है, बिल्कुल आपको k का मान निकालने पर 2 बैठाने से k का मान निकल जाएगा, जो समीकरण है उसको सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक मान 2 आएगा, दूसरा मान देख लीजिएगा क्या आएगा। और नंबर 4 देख लेते हैं, 11 का 4 नंबर, बता दें एक सरल वीडियो में इतना हर सवाल को डिटेल्स बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें केवल आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और सवाल जब भेजेंगे तो उसमें कंप्लीट बना हुआ होगा, ओके। तो नंबर 4, एक सरल भिन्न और उसके प्रतिलोम का अंतर 9/20 होने समीकरण लिखो, तो एक भिन्न को मानते हैं x है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/x, इसका अंतर दिया गया 9/20,
हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। नहीं समीकरण ही पूछा है तो इसको थोड़ा गुना कर लीजिएगा, लॉसा लेकर के एक तरफ कर दीजिएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप में लाइएगा। ओके, अच्छा नंबर 5, ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक समीकरण दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0, इसके दो मूल दिया गया -5 -7, तो ए और बी का मान बताइए। तो एक बार x इक्वल टू -5 पुट करेंगे तो ए और बी के रूप में एक समीकरण आएगा, एक बार -7 पुट करेंगे x के जगह तो ए और बी में दूसरा समीकरण आएगा। इन दोनों को युग्म समीकरण मानते नहीं, युग्म समीकरण के तरीका से विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे इसको। इस और कुछ समझना नहीं है इसमें, इसको अब समाधान करके आप लोगों को भेजेंगे। इस तरह से चैप्टर 1.3 समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे चैप्टर 1.4। थैंक यू।